नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पुणे की सच्ची घटित भूतिया कहानी के बारे में। दोस्तों, पुणे में एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। और राहुल अपने घर का इकलौता वारिस था। उसके माता पिता उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। राहुल की जो माँ थी, उनका बेटा उनके लिए जान था। और राहुल की एक दादी थी जो कि काफी ज्यादा बूढ़ी थी और उनको आदत थी बीड़ी पीने की एंड तंबाकू खाने की। राहुल को घर वालों ने बोला कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर ले, एक अच्छा खासा नौकरी ले ले, तू शादी वगैरह कर ले, सेटल हो जा, हमारी इसी में खुशी है। बट इन सब में राहुल का मन नहीं लगता था। उसको क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। सो वह घर से हमेशा बहाना करके मॉर्निंग में भागता था, बगीचा में जाता था, क्रिकेट खेलता था एंड इवनिंग में रिटर्न आता था। एक दिन की बात है, राहुल इवनिंग में क्रिकेट खेल के घर आ रहा था तो उसको रास्ते में एक औरत मिली जो कि बहुत ज्यादा रोए जा रही थी। राहुल ने जब उसको देखा तो उसकी जो धड़कन थी ना, उसको देखते से ही रुक गया। जो औरत थी उसने साड़ी पहना हुआ था एंड बहुत प्यारी गजब की सुंदर थी। वह औरत क्यों रो रही थी यह जानने के लिए बहुत ज्यादा राहुल बेचैन हो रहा था। उसने सोचा कि इस औरत से बात करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। उसको थोड़ा सा डर बना हुआ था कि अगर मैंने कुछ पूछा, उसने जवाब नहीं दिया या उल्टा जवाब दे दिया या शोर मचा लिया तो थोड़ा सा पंगा हो जाएगा। लड़के इन सारे मामलों में बहुत सारी चीजें सोचते हैं किसी लड़की से बात करने के लिए कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आखिरकार राहुल हार के उस लड़की के पास, उस औरत के पास जाके पूछा कि मैडम, आपको कोई समस्या है क्या? आप क्यों रो रही हैं? तब उस औरत ने बोला कि प्लीज आप जाइए, आप मुझसे मत पूछिए। यहाँ के सारे लोग इसी टाइप के होते हैं, हर एक मर्द ऐसे ही होते हैं। अब राहुल ने दोबारा सवाल किया कि मैडम, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, अगर मैं हल कर पाऊं तो मैं खुद को अच्छा समझूंगा। उस औरत ने बोला कि देखिए, मैं अपने जीजा के घर पे आई हूँ और मेरे जो जीजा जी हैं और उनकी जो माँ है, उन दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा डांटा है। यहाँ पर राहुल एकदम से कंफ्यूज था कि वह कहना क्या चाह रही है, आखिर क्यों डांटा, ऐसा क्या हो गया, किसके घर की है। राहुल के पास बहुत सारे सवाल थे। उसने उस औरत से पूछा तो उस औरत ने बताया कि मैं आपके गांव के जस्ट सटे हुए में, जो बाजू का गांव है, वहां पे हूँ। और उसने अपने जीजा का नाम रख के बताया कि मैं उनके घर से आई हूँ। उनके घर पे मैं आई थी करीबन 10-15 दिन पहले, क्योंकि मेरी बहन को बच्चा होने वाला है तो मैं आई थी उसका सेवा सत्कार करने के लिए। लेकिन मेरा जीजा और उसकी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया और बोला कि जहाँ से आई है वहां चली जा, तेरी हमें जरूरत नहीं है। सो मैं घर जा रही हूँ और मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था तो मैं इस पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी, क्योंकि मुझे अपनी बहन की याद आ रही है। मुझे चिंता हो रहा है कि वह कैसे खुद को संभालेगी, कैसे घर का काम करेगी, कैसे बेबी भी कर लेगी। औरत थोड़ी सी परेशान थी। यह देख के राहुल ने उसको बहुत ज्यादा समझाया और बोला कि देखो, घर वाले हैं, बड़े हैं, डांट सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें घर छोड़ के जाना है। तुम जाओ उनके पास और जाके उनसे माफी मांग लो, वह पक्का तुमको उस घर में रख लेंगे। तब उस औरत ने बोला कि आप सही कह रहे हैं, मैं जाऊं जीजा जी के पास और उनको सॉरी बोल दो, रख लेंगे? राहुल ने मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ ठीक है, तुम जाओ और उनसे बात करना, वो रख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब उस औरत ने बोला कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाके बात कर लेती हूँ। वहां से राहुल अपने घर की तरफ आने लगा और वह औरत मुड़ी उधर जाने के लिए, मतलब दूसरे रास्ते की तरफ। तभी राहुल को अचानक से याद आया कि मैंने उसका तो नाम पूछा ही नहीं। तो राहुल ने उसको बोला कि सुनिए मैडम, अगर मुझे आपसे दोबारा मिलना हुआ तो मैं कैसे मिल सकता हूँ, और आपका नाम क्या है, आप बताएंगी? तब उस औरत ने बोला कि हाँ, मेरा नाम शांति है और मैं हमेशा इवनिंग में आती हूँ
बाथरूम वगैरह के लिए, तो मैं आ जाया करूँगी, आप यहाँ पे आ जाइएगा इसी समय पे, तो हमारा रोज मुलाकात हो जाएगा। राहुल को ना यह चीज हिंट लगा। उसने क्या किया कि अगले दिन से इवनिंग में उस औरत का इंतजार करना चालू कर दिया। जो औरत थी वह हर रोज आती थी, राहुल से बात करती थी, एकदम प्यार भरी बातें होती थी, दोनों के बीच में ना एक अलग सा रिश्ता हो गया था और इन दोनों को प्यार भी हो गया। तो 1-1.5 महीने बाद उस औरत ने बोला कि देखिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मेरा ऐसा दिल कर रहा है कि मैं आपसे शादी करूं एंड मैं आपके साथ सेटल हो जाऊं। राहुल ने बोला कि मेरा भी दिल कर रहा है तुमसे शादी करने के लिए और मुझे सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, तो कैसे करें, क्या करें, कुछ बताओ। लड़की ने बोला कि देखिए, हमारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मैं तो रेडी हूँ, आप अपने घर में एक बार बात करके देख लीजिए। राहुल बोला कि ठीक है। राहुल एकदम जोश के साथ घर आया और उसने अपनी माँ राधिका जी को बोला कि मम्मी, मुझे शादी करनी है। मम्मी बहुत हंसी, बोली कि बेटा करा देंगे, लेकिन उसके पहले तू जॉब वगैरह कर ले, कौन लड़की देगा अपना तुझे, तू तो कुछ करता भी नहीं है, तू तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलता है। दादी भी हंसी। पापा उस समय घर पे नहीं थे राहुल के, तो उसने बोला कि देखो मम्मी, तुम जहाँ से रिश्ता लाओगी मुझे वहाँ शादी नहीं करना है, मैंने खुद से लड़की देखा है, मुझे खुद शादी करना है। तो राहुल ने उस लड़की के बारे में सब कुछ घर पे बता दिया। घर वाले गुस्सा आ गए। घर वालों ने बोला कि नहीं, हम शादी वहां नहीं करा सकते। राहुल ने पूछा कि क्यों नहीं करा सकते, क्या कमी है, बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छी है, तुम लोग चाहो तो उसको देख सकते हो, पक्का देखते हुए तुम लोग हाँ बोल दोगे, तुम लोग उससे बात भी नहीं करोगे, बस उसको देख के ही ओके कर दोगे, क्योंकि गजब की सुंदर है मम्मी और वैसी लड़की नहीं मिलेगी। राहुल ने लड़की के बारे में बहुत ज्यादा गुणगान कर दिया, बट घर वालों ने एकदम से मना किया। उन लोगों का जो दिल था ना, वो बिल्कुल भी पिस्जा पिघला नहीं। यहाँ पर समस्या ये आके फंसी कि घर वाले रेडी नहीं है, शादी कैसे करें। राहुल एकदम से उदास होकर शांति से मिलने गया और उसने बोला कि देखो, घर वाले मना कर रहे हैं और मैं अपने घर के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं पूरे लाइफ कुंवारा रह सकता हूँ तुम्हारे लिए, बट तुम्हारा स्थान मैं किसी और को नहीं दे सकता, तुम बताओ तुम क्या करोगी लाइफ में। उस लड़की ने बोला कि देखो, मेरे पास एक आइडिया है, कहो तो मैं बताऊं। तो राहुल ने बोला कि बताओ, सुनना है भाई, मुझे तुमसे शादी करना है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हारा आइडिया सुनूंगा और मैं मानूंगा भी। तो शांति ने बोला कि देखो, अभी घर वाले बहुत गुस्से में हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग भाग के शादी कर लेते हैं और घर पे जब जाएंगे तो उनके चरणों में गिर जाएंगे और माफी मांग लेंगे, उनके बच्चे हैं, अपना लेंगे। राहुल बोला कि तुम्हारा आइडिया तो सही है, ऐसे कंडीशन में मेरी माँ भी तुमको जब पहली बार देखेगी तो उनका दिल पिघल जाएगा, रख लेंगे। और रहा सवाल तुम्हारे घर का शांति, तो तुम्हारे घर वाले क्या बोलेंगे। शांति बोली कि वैसे भी मेरे जीजाजी और सास मुझे पसंद करते नहीं हैं, और रहा सवाल मेरे मैके का, तो वे लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, हम भाई बहन बहुत ज्यादा हैं, अगर एक घर छोड़ के भाग भी गया तो उनको कोई समस्या नहीं होगी, तुम मेरे घर वालों के बारे में मत सोचो, तुम बस अपने घर के बारे में देखो। तो राहुल बोला कि ठीक है, चलो भाग के शादी कर लेते हैं। तब शांति ने एक शर्त रखा कि देखो, मैं तुम्हारे घर पे जाऊंगी, तुम्हारे घर वाले जैसे बोलेंगे मैं वैसा हर एक काम करूंगी, बट अपने घर वालों को बता देना शादी के बाद से कि वह मुझसे बात ना करे, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगी तुम्हारे घर पे। राहुल पूछा कि क्यों नहीं बोलोगी। शांति ने बोला कि देखो, मेरा बस यही कंडीशन है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम सवाल नहीं पूछोगे, तुम बस शादी करोगे और घर लेके जाओगे, जो भी करवाना हो बोलो, मैं सबकी बात सुनूंगी और सर डुला दिया करूंगी, करना होगा तो हाँ में, ना करना होगा तो ना में। राहुल बोला कि जैसे तुम्हारी मर्जी। राहुल और वह दोनों भाग के शादी कर लिए। शादी करने के अगले दिन दुल्हन पहुंच गई ससुराल। जब घर वालों ने दुल्हन को देखा तो सबको झटका लगा।
यहाँ तक कि जो बुढ़िया थी वह भी बहुत उल्टा सीधा राहुल को बोल रही थी। दुल्हन जो थी वह पूरे के पूरे घूंघट में थी। राहुल ने बोला कि माँ, कुछ भी बोलने से पहले तुम एक बार इसका फेस देख लो, फिर मुझे बोलना। तो यहाँ पर राधिका जी बोली कि नहीं, मुझे फेस नहीं देखना, तुम इसको लेके जाओ, निकालो, नहीं रखना है। यहाँ पर राहुल के पापा भी थे, वे एक शब्द नहीं बोल रहे थे। राहुल ने क्या किया कि जो घूंघट था उसको हटा दिया। घर वालों ने जैसे ही शांति का फेस देखा, सबका मन बदल गया। सारे लोग बोले कि ठीक है, आप करके लाए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम करके लाए हो तो रखो भाई घर में, तुम्हारी बीबी है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी खुशी में हम खुश हैं। घर वालों का जो था मन था ना, वो एकदम से बदल गया। घर में बहू का प्रवेश हुआ। बहू को बताया गया कि ये तुम्हारा कमरा है, आज के बाद से तुम राहुल के साथ इसी कमरे में रहोगी। लड़की ने सर डुला दिया। हाँ, घर वालों को लगा कि नहीं नहीं, शादी है, लड़की शर्मा रही है तो इसीलिए कुछ बोल नहीं रही है। उन लोगों ने उस दिन तो छोड़ दिया। अगले दिन जब राधिका जी गई बहू के पास तो उन्होंने पूछा कि बहू, तुमको क्या क्या आता है, काम धंधा वगैरह बताओ, ताकि तुमको हम काम दे सके, तुम काम करो, तुम घर की बहू हो ना, तो थोड़ा मोड़ा तुमको हाथ बटाना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे सर डुला रही है। अब राधिका जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बहू बोल क्यों नहीं रही है, हर बात पे सर डुलाए जा रही है। तब उन्होंने अपने बेटे को उठाया जबकि राहुल सो रहा था और उससे पूछा कि तुम्हारी वाइफ क्या कहना चाह रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या यह गूंगी है? तब राहुल ने बोला कि नहीं माँ, यह गूंगी नहीं है, इसने ना कंडीशन रखा था शादी के टाइम पे कि यह किसी को भी कुछ भी जवाब नहीं देगी। इसका मानना है कि अगर एक शब्द भी हम बोलेंगे तो घर में ना फूट पड़ सकती है, घर वाले मेरे बातों का उल्टा मतलब निकालेंगे, सास बहू में पड़ता नहीं है, इसीलिए मैं पूरे लाइफ टाइम घर वालों के साथ मैं चुप रहूंगी और सिर्फ अपने पति से बात करूंगी, उसके सिवा मैं किसी से बात नहीं करूंगी। यह जवाब थोड़ा सा अटपटांग लगा राधिका जी को, बट राधिका जी ने जवाब सुना तो चुप हो गई। उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा। उन्होंने अपनी बहू को घर का सारा काम समझा दिया और बोला कि अगले दिन से तुमको काम करना है, तुमको पता है ना कि मैं बीमार हूँ, तो मुझसे हो नहीं पाएगा, और बूढ़ी है तो उससे कुछ भी नहीं होता है, तो तुम घर का काम संभाल लो बेटा। बहू ने सर डुला दिया कि ठीक है, हम संभाल लेंगे। अगले दिन जब घर वाले उठे तो उन लोगों ने देखा कि घर का सारा काम एकदम से खत्म, एकदम अच्छे तरीके से सारा काम हो गया है। अब घर वालों का जो था ना एकदम दिल, वो तो बाग बाग हो गया था। उन लोगों ने एक दूसरे से बातें किया और बोला कि हम लोग ऐसे ही बहू को बुरा भला बोल रहे थे, देखो ना बहू कितना अच्छा काम किया, इस टाइप से तो कभी भी किसी ने काम किया ही नहीं था। अब घर वाले खुश थे, बहू के आने से खुश थे, तो घर वालों ने ऐसा विचार किया कि हमें मुंह दिखाई का फंक्शन रखना चाहिए। उन लोगों ने मुंह दिखाई का फंक्शन रखा, पूरे गांव वालों को बुलाया मुंह दिखाने के लिए। जब गांव वाले आए और उन लोगों ने बहू का फेस देखा तो गुणगान करते नहीं थके। पूरे गांव में इस बात की हलचल मच गई कि राहुल की वाइफ गजब की सुंदर, वैसी सुंदर तो दुल्हन इस गांव में है ही नहीं। और सारे लोग बोल रहे थे कि राहुल ने क्या हीरा चुना है। और गांव वाले साथ में ये भी बात कर रहे थे कि वह दुल्हन किसी से कुछ भी बात नहीं की। कुछ लोग बोल रहे थे कि हो सकता हो वह शर्मा रही हो इसलिए चुप होगी। तो लोगों ने जैसे तैसे में बात संभाल ली, बस यही था कि सुंदर है, गुणगान हुआ बहुत ज्यादा। एंड आगे चल के 1-1.5 सप्ताह बाद घर वालों ने नोटिस किया कि जो राहुल है वह दिन प्रतिदिन कमजोर दिखाई दे रहा है, उसका जो चेहरा है वो धसा धसा दिखाई दे रहा है, चेहरे से रौनक गायब हो रहा है। यह सब देखने के बाद से राधिका जी जाके अपनी बहू को लगी डांटने और बोलने कि तू कैसी है, तू पूरे घर का ध्यान रख रही है, तू अपने पति का ध्यान नहीं रख रही है, बेचारा सूखा जा रहा है, उसका चेहरा देखो, उसकी रौनक हटी जा रही है, तुम क्या कर रही हो, तुम खिलाओ पिलाओ, सेवा सत्कार करो, तुम्हारा पति है, लोग देख के क्या बोलेंगे, बेटा तुम उसको ना सही से रखो। अब यहाँ पर शांति ने सर डुला दिया कि ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। धीरे धीरे 1 सप्ताह और बीता, बहुत ज्यादा कमजोर दिखने लगा राहुल।
राहुल को कमजोर देख के राधिका जी के जो पड़ोसी थे वे सारे लोग राधिका जी को टोकने लगे कि अरे आपका बेटा है इतना कमजोर कैसे होता गया, कोई बीमारी हो गया है क्या, इसको डॉक्टर को दिखाओ। तो कुछ पड़ोसी बोलते थे नहीं नहीं डॉक्टर वगैरह की जरूरत नहीं है, हो सकता हो किसी की नजर लग गई हो, नई नई शादी है ना, पूरे गांव में हलचल है कि बहू बहुत सुंदर है, तो हो सकता हो किसी ने नजर वगैरह लगा दिया हो राहुल को कि राहुल गंदा दिखता है, बहू अच्छी दिखती है, चाहे दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो हो सकता हो आपके बेटे को नजर लग गया हो। तो एक काम करो आप ना इसको किसी तांत्रिक से दिखाओ। अब जो तांत्रिक शब्द यूज किया था पड़ोसी ने, यह शब्द दुल्हन ने सुन लिया। अब दुल्हन कमरे के अंदर से लगी चिल्लाने और चिल्लाते हुए बोली कि नहीं 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 तांत्रिक नहीं है घर में, तांत्रिक नहीं आएगा, ये फालतू चीज आप मत करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको लाइन से मारूंगी। इस टाइप की जब आवाज आई बाहर, घर के बाहर, तो पहले तो राधिका जी को समझ में नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है, क्योंकि बहू जो थी वह नाक से बोल रही थी। होता है ना कि नाक से बहुत लड़कियां, बहुत औरतें बोलती हैं, आवाज बहुत पतली होती है। राधिका जी ने जब 2-3 बार सुना तब उनको लगा कि वो तेरे की, मेरी जो बहू है वो तो तोतली निकली, वो तो तोतली है। अब राधिका जी के पैर के नीचे से जमीन निकल गया कि इतनी सुंदर बहू, पूरे गांव में चर्चा, लेकिन आवाज इतनी गंदी कि भाई साहब जो सुने उसका कान फट जाए। जो पड़ोसी थी उसने जब यह आवाज सुनी वह बिना कुछ बोले वहां से उठी और अपने घर को चली गई और उसने जाके अपने घर में बोला कि बहू तो बहुत सुंदर लाए थे लेकिन आवाज कितनी घटिया है। पूरे गांव में थूथू थूथू होना स्टार्ट हो गया क्योंकि पड़ोसी ने आवाज सुन लिया था और बात कब तक छुपती। पूरे गांव वाले थोड़े ही देर में सब जान गए कि भाई उनकी जो बहू है उसकी आवाज बहुत खराब है, आवाज हम लोग सुन नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अब राधिका जी ने बहू से पूछा कि अच्छा यही बात है कि तुम तोतली हो इसलिए तुम हम लोगों से बात नहीं करती थी, इस चीज को छुपा रही थी। उन्होंने अपने बेटे को बहुत बुरा भला कहा, डांटा उटा कि राहुल तुमको पता था ना कि लड़की तोतली है फिर भी तुम शादी करके लाए। तब राहुल ने बोला कि हाँ माँ, मुझे पता था कि शांति तोतली है, फिर भी मैंने शादी किया क्योंकि मैं शांति से बहुत प्यार करता हूँ। और मुझे डाउट था कि अगर तुम लोग जान जाओगे तो शादी नहीं करने दोगे। तब यहाँ पर राधिका जी ने सर पकड़ लिया। उन्होंने बोला बेटा वो तोतली नहीं है, भयानक वाली तोतली है, उसकी आधा से अधिक बात हमें समझ में नहीं आता। अब क्या होता, शादी तो हो चुका था भाई, खींच खाच के चल रहा था। करीबन 1.25 महीने बीत गए थे। राहुल जो था वह पलंग पकड़ लिया था, उसको उठा नहीं जाता था, कुछ भी होता ना, एक गिलास पानी पकड़ ले वो भी नहीं पकड़ा जाता था। राधिका जी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वह खुद रात में उठ उठ के अपने बेटे को देखती थी, दिन में उसका सेवा सत्कार करती थी। उनको ऐसा अंदर से लग रहा था ना कि मेरे बेटे को कोई बीमारी हो गई है बहुत भयानक वाली। वह डॉक्टर से भी दिखाती थी बट कोई इलाज नहीं, कोई हल नहीं। दिन प्रतिदिन उनका बेटा गलता जा रहा था। एक रात राधिका जी चरपाई पे लेटे लेटे अपने बेटे के बारे में सोच रही थी और रो भी रही थी और यह सोच रही थी कि मेरा इकलौता बेटा है, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो मुझे क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी, मैं तो जी नहीं पाऊंगी। मतलब उनके मन में ना बहुत ही ज्यादा निगेटिव विचार आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि चलते हैं एक बार देखते हैं कि बेटा क्या कर रहा है। वह अपने कमरे से निकल के बेटे के कमरे में जा रही थी, तभी उनकी नजर घर के आंगन में एक पेड़ था उस पे पड़ी। जो पेड़ था वह अमरूद का पेड़ था। उन्होंने देखा कि उनकी जो बहू है उस पेड़ पे बैठ के पोटी कर रही है। अब उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई क्योंकि ऐसे कंडीशन में उन्होंने अपनी बहू को पहली बार देखा था। उन्होंने जब देखा कि उनकी बहू का पैर उल्टा है तब उनकी धड़कन भी समझो कि रुक गई। वह डर के खंबे के पीछे से देख रही थी कि मेरी बहू क्या कर रही है। उनकी जो बहू थी वह उस पेड़ पे बैठ के उसने पोटी किया। जो पोटी किया वह एकदम से चिंगारी टाइप का निकला, नीचे गिरा और जो पैर था उसके ना बहुत बड़े बड़े नाखून थे, पैर उल्टा तो था ही, प्लस हाथ में पूरे चूड़ी।
उल्टे पैर में पायल, पूरे लंबे लंबे बाल, कर्ली बाल, नीचे तक खुले बाल, और उसकी जो दाँत थी ना वो भी नुकीली थी, आंखें बड़ी बड़ी, पूरा मना फेस अजीब था। और पोटी कर लेने के बाद से वह ऊपर उठी, हवा में वो तैर रही थी और ही कर रही थी, मतलब हिनहिना रही थी। आवाज जो थी ना वो बहुत ही पतली थी। तब उनको समझ में आया पूरा का पूरा कहानी कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है और यह औरत कौन है। उन्होंने एक झटके में उस औरत को पकड़ लिया। वह कोई नॉर्मल औरत नहीं, वह चुड़ैल है, भयानक वाली चुड़ैल। उनको ना ऐसे डर हो गया कि अगर मैं अभी टोकूंगी या फिर उसको पता चल जाएगा कि मैं उसको देख रही हूँ तो वह क्या करेगी कि तुरंत मुझे मार देगी और यह राज दबा का दबा रह जाएगा। मेरा जो बेटा है वैसे ही बीमार रहेगा, तो बेहतर है कि अभी मैं शांत रहती हूँ, उसकी ना पूरा एक्टिविटी देखती हूँ एंड देन कल डिसाइड करूंगी कि मुझे आगे क्या करना है। अब बेचारी चुपचाप सब कुछ देखी। बहू जो थी वह पूरा मस्त चूड़ी बजाई, हंसी ही की, हिनकी, पूरे आंगन में घूमी, उड़ के कभी छत पे गई, कभी नीचे आई, फिर हार थक के अपने पति के कमरे में घुस गई। और जो सासू माँ थी वह अपने बेटे के कमरे में नहीं गई, वह वहीं की वहीं रही। उसके बाद अपने कमरे में आके चरपाई पे लेट गई और सोने की एक्टिंग की। जब सुबह हुआ तो चुड़ैल उठी, उसने पूरा घर का काम वगैरह किया और पहले की तरह जैसे वह रहती थी वैसे ही रहती थी। पूरे नीचे तक साड़ी पहनती थी, किसी ने भी उसका पैर वगैरह नहीं देखा था। लोगों ने उसका फेस और हाथ वगैरह देखा था जो कि नॉर्मल औरत टाइप से था। तो सासू माँ कहाँ गई किसी को कुछ भी पता नहीं था। उसने बुढ़िया दादी जो थी उससे पूछा कि बूढ़ी माता अम्मा जी कहाँ है। तब उन्होंने बोला कि देखो बहू, हमको पता नहीं है, उसने बताया नहीं है कि वह कहाँ गई है, हो सकता हो किसी से मिलने गई होगी, आ जाएगी, तुम घर का काम देख लो। अब चुड़ैल बोली कि ठीक है बुढ़िया दादी, ठीक है। और चुड़ैल ने घर का सारा काम किया। उसके बाद अपने कमरे में जाके मस्त लेटी हुई थी और राहुल भी बगल में लेटा हुआ था जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में था। अगर उसको कोई देख ले तो कोई ये नहीं बोलेगा कि राहुल 1-1.5 सप्ताह से ज्यादा मतलब बच पाएगा। यहाँ पर राधिका जी करीबन 11:30-12 के आसपास एक आदमी के साथ डायरेक्ट बहू के कमरे में घुस गई। बहू ने जैसे ही उस आदमी को देखा अपने ओरिजिनल रूप में आके लगी पलंग के ऊपर चढ़ के ही करने, हिनहिनाने, और पूरा का पूरा ओरिजिनल रूप उसने ले लिया था जो चुड़ैलों वाला रूप होता है। तब उसने बोला कि अरे तांत्रिक, तुम यहाँ क्या करने आए हो। तांत्रिक ने जैसे ही उस चुड़ैल को देखा तो उसने बोला कि अरे शांति, तुम यहाँ, तुम कैसे बच गई, तुम यहाँ कैसे आ गई। अब यहाँ पर राधिका जी घबरा गई। उन्होंने पूछा कि अरे आप जानते हैं इसको। तब तांत्रिक ने बोला कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, यह बाजू के गांव वाले के यहाँ थी। एक औरत के घर में गई थी जो कि औरत प्रेग्नेंट थी, तो उसके पास जाके उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, उसके पति के साथ सोने का प्लान किया था, मैंने ही शांति को वहां से भगाया था। अब देखिए ना यह आपके घर में आ गई है। अब राधिका जी बोली कि हे भगवान, ये क्या हो गया। मैं बार बार अपने बेटे को बोलती थी कि बेटा मत कर, पता नहीं कैसी लड़की लाएगा कैसी नहीं, यह तो इसके चक्कर में पड़ गया। उस तांत्रिक ने बोला कि आप घबराइए नहीं, मैं इसका इलाज जानता हूँ, इस बार मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको भागने नहीं दूंगा। तांत्रिक ने क्या किया, उस कमरे को ही बांध दिया। जो चुड़ैल थी वह उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाई। फिर तांत्रिक ने अपने विद्या से उस चुड़ैल को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद बोला कि तुम चलो मेरे साथ, इस बार मैं तुमको अपने साथ रखूंगा। तुम 2-3 बार से तो बच जा रही हो, लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो, लेकिन इस बार तो मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला, तुम चलो। और तांत्रिक ने एक ताबीज बना के राहुल के हाथ में पहना दिया। चुड़ैल को लेके तांत्रिक निकल गया
और यह बात पूरे गांव वालों को पता चला कि राहुल ने एक चुड़ैल से शादी की, तो पूरे गांव वाले हंस रहे थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि राहुल के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित भी थे। राहुल को बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया गया एंड तांत्रिक पंडित पूजा पाठ सब कुछ हुआ। धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगा, राहुल नॉर्मल हुआ। पहले जैसा था वैसा तो नहीं हो पाया हेल्थ एक बार, बट मतलब ठीक हो गया था। तो आगे चल के राहुल की दूसरी भी शादी हुई और उसका घर परिवार अच्छा चल रहा है। माँ बाप ने हमेशा राहुल पे नजर रखा। और जब राधिका जी ने राहुल से पूछा कि बेटा तुमको वह लड़की कहाँ मिली, तब राहुल ने खुलासा किया कि माँ, जो कटहल का पेड़ है ना तिरमोहानी पे, वहां पे वह मुझे मिली थी। तब उन्होंने बताया कि देख बेटा, तेरी जो पहली वाइफ थी ना वह चुड़ैल थी, तू समझ नहीं पाया था। तुम्हें उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि यह औरत अपना पैर नहीं दिखा रही है, हिनहिना रही है, तोतली बोल रही है, प्लस इवनिंग में ही क्यों मिलती है। इतने सारे तो हिंट थे बेटा, लेकिन तूने पकड़ नहीं पाया। तू तो प्यार में पड़ा हुआ था। प्यार में इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हमें ये ना पता हो कि सामने वाला कहाँ से आया है, क्या चाहता है। ये सारी चीजें ना राहुल ने कभी नोटिस नहीं किया था, इसलिए उसके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। बट कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। राहुल की किस्मत में जीना लिखा था, इसलिए बच गए, वरना थोड़ा सा देर हो जाता, तांत्रिक को आने में टाइम लगता, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल बच पाता। उस चुड़ैल ने सारा का सारा खून अपने पति का वह पी चुकी थी। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।